जय हिंद दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे कहूंगा कि इन प्रश्नों को आप यहीं के यहीं याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है, और आपको यदि हमसे जुड़ना है तो आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुरंत रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें यदि ना किया हो तो, और आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? हाँ, बिल्कुल सही कमेंट में बताया आप लोगों ने, 1996 में आया था। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 1901 से 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? जल्दी से बता दें कि 1901 से 1991 के बीच कितनी वृद्धि हो गई जनसंख्या में भारत की? तो वह हुई थी 3.5 गुना। ठीक है, 3.5 गुना हुई। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कम समय में दोस्तों ज़्यादा पढ़ाई करनी, इसलिए कमेंट में आपको फटाक से उत्तर देना है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति ज़्यादा, इसलिए पृथ्वी को क्या कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, जल की उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण। अगला, इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप की लिंक दी है, टॉप 50 स्टडी ऐप की। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी है, उससे भी जुड़ जाएं। ठीक है, और बाकी आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो ऐसे जितने पिछले वीडियो हैं वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, और आगे भी जो डेली अपलोड हो रहे हैं वो भी आपको मिलते जाएंगे। सामान्यतया कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है? कितने प्रतिशत जो भूमि पर जल है उसका उपयोग किया जाता है, सामान्यतः किया जा सकता है? तो आपको बता दें 90% भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है? कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। कमेंट में फटाक से सबको उत्तर करना है, और आप उत्तर देने के बाद लास्ट में ये जरूर लिखा करेंगे, सर हम पे 30 प्रश्न आपने यदि लिए हैं तो मेरे पे कितने बने हैं क्वेश्चन? किसी पे 25 बनते हैं, किसी पे 28 बनते हैं। 60 क्वेश्चन का यदि आप हमारा टेस्ट दे रहे हैं तो किसी पे 50 बनते हैं, किसी पे 52 बनते हैं। तो आप वो जरूर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 3%। एक पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? जल्दी से बता दीजिए, एक पौंड कागज उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? हाँ, कितनी पढ़ाई की है आज पता चलेगा, तो आपको बता दें 10 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना वेरी वेरी आईएमपी है, और इसके कारण एक राज्य का समझ लो जीवन चल रहा है। तो ये आपको बता दें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की है। ठीक है ना, इसको राजस्थान मतलब यदि पानी मिल रहा है तो इसी कारण, नहीं तो रेगिस्तान है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भूमंडलीय जल का कितने प्रतिशत लवणीय जल है? भूमंडलीय जल का कितने प्रतिशत लवणीय मतलब खारा जल है? पृथ्वी पर जितना जल है उसका कितना परसेंट है लवणीय जल? तो आपको बता दें कि वह कितना हो जाएगा, 97% जल। ठीक है ना, लवणीय है, समुद्र वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अजैविक घटक है? पारिस्थितिक तंत्र को अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम 2 प्रश्न आपके आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ना किया तो तुरंत एक बार क्लिक कर दें, इतना काम आपको करते जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक यहाँ पर पूछा गया है? तो आपको बता दें कि वायु, खनिज और जल ये किस में आते हैं? ये अजैविक घटक में आते हैं। क्योंकि जहाँ पर पेड़ की वनस्पति की बात आ जाए तो याद रखना उसको जैविक घटक लिया गया है। जीव जंतु तो जैविक घटक हैं ही, तो इसका क्रॉस हो जाएगा, इसका भी क्रॉस हो जाएगा। वनस्पति आ गए, जीव जंतु वनस्पति सब सूक्ष्म जीव सब जैविक घटक ही हैं। तो वायु, खनिज और जल ये क्या हैं? अजैविक घटक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कई हजारों बार ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। क्योंकि पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो 5 जुलाई की तारीख को जीवन में कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। ऐसे पिछले हमारे बहुत सारे सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर्यावरण में की प्लेलिस्ट में जा कर के आप लगभग 30 से 35 वीडियो हमारे से 30 प्रश्न, 60 प्रश्न वाले सब प्रकार के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जरूर जाके देखें। वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त
किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में ऊर्जा संकट से यदि निपटना है तो किस प्रकार की ऊर्जा आपको की आवश्यकता है? तो सौर ऊर्जा की है, परमाणु ऊर्जा की भी है, भूगर्भीय ताप ऊर्जा की भी है। तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। मेधा पाटकर संबंधित हैं, ठीक है। मेधा पाटकर संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाएगा, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना और बहुगुणा जी को ही पढ़ लेना। इन दोनों में से एक आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, ये पर्यावरण के मतलब प्रमुख लोग हैं ये, इसलिए इनको पढ़ना है। तो मेधा पाटकर संबंधित हैं, किस आंदोलन से संबंधित हैं? एफपीको से नहीं है, चिपको से भी नहीं, चिपको से सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये किससे संबंधित हैं? तो आपको बता दें कि मेधा पाटकर जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन, किस आंदोलन से संबंधित हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। भारत में पर्यावरणीय जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं, ठीक है। पर्यावरणीय जागरूकता के उद्देश्य से जो भारत में आंदोलन चलाए गए थे, इनको अच्छे से याद कर लेना तीनों आंदोलनों को। तो आपको बता दें एफपीको आंदोलन भी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटकर अपन ने पढ़ा, शांति घाटी आंदोलन ये भी है। तो ये तीनों क्या हैं? पर्यावरण जागरूकता की दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं। उत्तर हो जाएगा डी। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। सन से संबंधित भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं पर्यावरण में, इनको हर चीज़ के सन याद कर लेना। तो आपको बता दें कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वह 1997 में हुआ था, 1997। विश्व तापमान में वृद्धि का दुष्परिणाम है। विश्व के जो तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कितनी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, कितना तेज़ तापमान हो रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वर्षा की कमी, बिल्कुल वर्षा की कमी हो रही है उसके परिणाम स्वरूप, और जलवायु में परिवर्तन भी हो रहा है, सूखा, अकाल और बाढ़ भी आ रही है। या तो एक साथ वर्षा हो जाएगी बहुत सारी, एक जगह तो बाढ़ आ जाएगी, कहीं कहीं सूखा और अकाल पड़ जाएगा, कहीं बिल्कुल बरसात नहीं होगी। तो ये सब कुछ क्या विश्व तापमान में वृद्धि के दुष्परिणाम है। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्षा जल का पीएच मान कितना हो जाए कि उसको किसकी कोटि में लिया जाएगा? अम्ल वर्षा की कोटि में लिया जाएगा। जल्दी से बता दें, 3 ऑप्शन ही देख लें, 3 में से ही है आपका उत्तर, चौथे देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप पे बनता हो तो सही बता दूँ, नहीं तो तुक्का लगा के देख लो, पता कर लो कि आपकी तुक्का में किस्मत कैसी है, ठीक है ना। अच्छी होगी तो पेपर में लगाना, नहीं तो शांति से पढ़ के जाओ और तुक्का के भरोसे मत रहो। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 5.6 से कम होने पर क्या अम्ल वर्षा कहते हैं, वर्षा जल का जब पीएच मान इतना होता है। तो अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है, सबका पीएच मान पढ़ लेना। बाकी आप हमारे लगातार प्रैक्टिस सेट ऐसे लगाते रहेंगे, ऐसे अभ्यास लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं सब कुछ क्रम से आपका लाता हूँ, प्रश्न पूरा मिक्स लाता हूँ जैसे पेपर में आते हैं। तो आप जो हमसे सब्सक्राइबर हैं हमारे पुराने, उन्हें पता है कि डेली लगभग हम वीडियो ला रहे हैं और निरंतर ये आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान कितना होता है? तो वह होता है 14। अत्यंत जो क्षारीय जल है उसका पीएच मान कितना होता है? 14, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान, क्षारीय का याद रखना कितना होता है? 14, और अम्लीय का आप जल्दी से फटाक से कमेंट करके बता दो दोस्तों कितना होता है। हाँ, कितनी की है पढ़ाई? तो अत्यंत जो अम्लीय जल होगा उसका पीएच मान होगा 0। क्षारीय का 14 है तो अम्लीय का कितना है? 0, याद रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है 0 और क्षारीय जल का होता है 14। और देखें, पीएच मान पाया जाता है, पीएच मान कितने से कितने के बीच में पाया जाता है? हमने बताया कि अम्लीय जल का कितना है? 0 है, और क्षारीय जल का कितना है? हाईएस्ट 14 है। तो कम से कम 0, अधिक से अधिक 14, ये उत्तर ठीक हो जाएगा, अपने आप लगा लीजिए, ठीक है ना। तीनों एक बार फिर से देख लो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है। अत्यंत क्षारीय जल का 14, अम्लीय जल का कितना हो गया? 0 हो गया, और पीएच मान कितने से कितने तक होता है? 0 से 14 के मध्य में होता है। प्रश्न पसंद आ रहे हो तुरंत एक बार लाइक ठोक दीजिए, लाइक पर क्लिक कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। CFC का प्रयोग किया जाता है, CFC किसके लिए प्रयोग किया जाता है CFC का? तो आपको बता दें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखना। वातानुकूलन यंत्रों के उद्योगों में किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है CFC का, ठीक है। प्लास्टिक व दवा उद्योगों में भी होता है, प्रशीतक उद्योग में भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई थी? चमत्कारी यौगिक की संज्ञा किसको दी गई थी? जल्दी से बता दें। चमत्कारी यौगिक, अब जिनका इतने चीज़ों में काम लिया जा रहा है, ऐसी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसको क्या दी गई है? चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई है, याद रखना। विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। तो विकास के द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या क्या है? ज़्यादा जो विकास नहीं हो रहा है कि वनों को काट करके शहर बसाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी, सब कुछ बस रहा है, हरियाली कम हो रही है, तो विकास द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के उद्योग लग रहे हैं, तो उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या क्या हो रही? ऊर्जा संकट, ये तो आ रहा है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, विश्व तापमान में वृद्धि भी हो रही है, और विश्व तापमान में वृद्धि होने के कारण कितने दुष्परिणाम हो रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में ही अपन ने पढ़ा था, तो प्रयोग सभी ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन से लेकर के जितने क्वेश्चन वीडियो में क्रम से पढ़िए करिएगा आप, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। पर्यावरण संरक्षण का उपाय है, पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का उपाय है प्रदूषण पर नियंत्रण होना, एक तो ये है। वनोन्मूलन पर रोक, वनोन्मूलन मतलब वनों की जो कटाई हो रही है, उन्मूलन हो रहा है, उस पर रोक, तथा वनारोपण मतलब नए नए वृक्षों को लगाना। जनसंख्या नियंत्रण, ये भी है, पर्यावरण को यदि बचाना है तो क्या प्रदूषण पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, पेड़ों की कटाई को रोकना पड़ेगा, नए नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तो प्रयोग सभी ठीक हो जाएगा। कोई बोले जनसंख्या का पर्यावरण से क्या लेना देना? अरे भाई जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो फिर क्षेत्र चाहिए, वनों को काटेंगे, उतनी खपत होगी, तो सब पर्यावरण क्या है, नुकसान होंगे, जितने ज़्यादा वाहन बढ़ेंगे, हर चीज़ उतनी वो होगी। इसलिए ओजोन ह्रास, जो ओजोन परत उसके ह्रास के लिए उत्तरदायित्व हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? जल्दी से बता दें। ओजोन ह्रास के लिए जो उत्तरदायी जो गैसें हैं, ठीक है ना, नुकसानदायक जो गैसें हैं समझ लो, उनका सर्वाधिक उत्पन्न कौन सा देश करता है? तो आपको बता दें सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला देश है वह कौन सा है? जापान। इसके कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है सबसे ज़्यादा, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचा रही है ओजोन परत, उसी को उत्पन्न करने वाली गैस बना रहा है जापान ज़्यादा। अब देखें अगला है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल क्षेत्र की पुष्टि किस वर्ष की गई? ठीक है, अंटार्कटिका ओजोन परत में विशाल क्षेत्र की पुष्टि किस वर्ष में की गई थी? वैज्ञानिकों द्वारा, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने की थी, चूँकि अब जल्दी में इसका दिख ही गया है, 1985 में, ठीक है ना। अब देखें, ओजोन गैस पाई जाती है, वेरी वेरी IMP, कई बार एक क्वेश्चन आया है, उसमें लोग गड़बड़ करके आए हैं, क्योंकि ये पढ़ के नहीं जाते, बाकी सब पढ़ ले जाते हैं। तो आपको बता दें कि ओजोन गैस पाई जाती है, कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 30 से 60 की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है, याद रखना, ठीक है ना, 30 से 60 फीट ऊंचाई के मध्य में पाई जाती है। ऐसा ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है, कहाँ पर मिलती है? ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता, सबसे ज़्यादा मतलब सघनता रहती ओजोन गैस पाई जाती है, तो आपको बता दें वह रहती है कहाँ पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कहाँ पर रहती है? भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। CFC, अब इसका फुल फॉर्म आप खुद कमेंट में लिखना, भूले ना हो, ऊपर बताया था। का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया है? CFC का आविष्कार, क्या पता आपने यहाँ लिखा, आपने पेपर में ये आ गया, तो कम से कम आपने जो लिखा है ना, याद रखना, जो सुना और याद किया है वो एक बार फिर भी भूलने के चांस है, लेकिन लिख लेते हैं ना तो उसको और पक्का हो जाता है। इसलिए मैं कई चीज़ें आपसे कमेंट में पूछता हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें जो पूछा जाए। तो CFC का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया? इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना, आपको याद है फिर भी लिखो, बन रहा है तो भी लिखो। तो इसका जो आविष्कार किया था वह किस वर्ष किया था? 1930-1931 में। किसने किया था? अमेरिका ने, ठीक है।
चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। तीनों ऑप्शन ये दिए हैं और ये तीनों नहीं हैं। अब जो चौथा ऑप्शन है वही आंसर है और मैं चाह रहा हूँ कि इसका उत्तर कमेंट में आप दें, मैं आपको वो न दिखाऊँ। हाँ, आप पे ना बने या आप कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे ना तो और मित्र जो सही पढ़ रहे हैं ना रेगुलर हमसे, वो देखना सही बताएंगे, तो ठीक है ना, तो उनके देख करके आप लगा लेना है। आप कमेंट में देने का पहले प्रयास करें। इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको ही बताना है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा? दोस्तों आपको कम से कम अपने 3 ग्रुप में 3 मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। इतना काम आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और अपन डेली पढ़ाई करेंगे। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है PDF के लिए और टेलीग्राम चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर करना है। अंत में अभी प्रश्न लेते हैं 30 नंबर का, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे और पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा किंगफिशर नहीं है, डूब गए भैया विजय माल्या आपको पता है, और एयर सहारा भी नहीं है। एयर इंडिया तो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न निरंतर हम आप तक ला रहे हैं, लाते आ रहे हैं। पिछले बहुत सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, स्क्रीन पर मैं प्लेलिस्ट भी आपको दिखा रहा हूं, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। आपकी पूरी तैयारी यदि मजबूत करनी है तो आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तैयारी करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।